हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। आज हम लोग कक्षा 10th का सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी ताकि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर हम लोगों को समझ में आ सके। तो ऐसी क्या क्या चीज़ है जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद यौगिक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद मिश्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कुछ तत्वों का नाम पता होना चाहिए, तो ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को पढ़ पाएंगे। अब कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर पढ़ने से पहले यदि इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त ना करूं तो क्या होगा, समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया, उस समय सूत्र लिख दिया जाएगा H2 + O2 = H2O। अब ये H2 क्या है, O2 क्या है, H2O क्या है, तो ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में, और कुछ तत्वों का नाम भी याद रखना सीखेंगे। सबसे पहला तत्व क्या है? पदार्थ का वह मूल एवं शुद्ध रूप है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह शुद्ध रूप जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, Au सोना, Ag चांदी, तो ये सभी तत्व हैं। ऑक्सीजन, सोना, चांदी, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? तत्व है। इन सभी तत्वों का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग सांस लेने के लिए करते हैं। Au का मतलब होता है सोना। सोना का उपयोग हम लोग जेवर जेवरात बनाने में करते हैं। चांदी का उपयोग जेवर जेवरात बनाने में करते हैं। उसके बाद लोहा का उपयोग भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी सारी तत्व हैं उनका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे तत्वों का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन अधिकतर तत्वों का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जिस प्रकार से मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या है? प्रत्येक तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। जिस प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक तत्व की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। टोटल तत्वों की संख्या अभी तक कितनी है? 118 तत्व हैं। जबकि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व 94 तत्व हैं एवं प्रयोगशाला में 24 तत्वों का निर्माण किया गया है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए तत्व हैं, वे प्रकृति में नहीं पाए जाते। तो प्रयोगशाला में टोटल कितने तत्वों की संख्या है? 24 तत्वों की संख्या है। तत्वों का वर्गीकरण, तत्व धातु है, अधातु है और उपधातु है। धातु में जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा। धातु और अधातु चैप्टर भी है 10th में आगे। अधातु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सभी क्या है? अधातु हैं। उपधातु सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि सिलिकॉन क्या है, जर्मेनियम क्या है, या ऐसे भी पूछा जाता है कि दो उपधातु का नाम लिखें। तो एक दो सबका नाम कम से कम याद होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद तत्वों की अवस्थाएं, मतलब तत्व कौन कौन से रूप में पाए जाते हैं? ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस जैसे कार्बन ठोस अवस्था में होती है, लोहा ठोस अवस्था में होती है, सोडियम ठोस अवस्था में होती है। द्रव में जैसे ब्रोमीन, पारा, पारा को मरकरी भी बोलते हैं, पारा को पारद भी बोलते हैं। इसीलिए पारा के जगह मरकरी या पारद लिखा हुआ रहे तो उसका मतलब पारा ही समझना है,
गैस के रूप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी किसके रूप में पाए जाते हैं? गैस के रूप में पाए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक पार्ट है। यदि इन सभी चीज़ों को न समझे तो यह चैप्टर हम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग पहले इसे नोट कर लें। तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जैसे ही हवा के संपर्क में आता है जल का निर्माण कर लेता है। देख सकते हैं किस प्रकार से जल का निर्माण हुआ है। कार्बन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। आप देख सकते हैं धुआं की तरह जो ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अब तो आप लोगों को तत्व के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। अब इस चैप्टर में हम लोग कुछ तत्वों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह को जानेंगे। यदि तत्वों का नाम और प्रतीक चिन्ह के बारे में नहीं जानेंगे तो यह चैप्टर में हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कुछ तत्वों का नाम याद रखना हमें बहुत ही जरूरी है। ऐसे तो तत्व 118 होते हैं, लेकिन कक्षा 10वीं के अनुसार उतने तत्वों को याद रखना जरूरी नहीं माना जाता है। तो कौन कौन से तत्वों का नाम हम लोगों को याद रखना है इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला लिखें सोडियम। सोडियम का संकेत Na होता है। और जब भी किसी भी तत्व का संकेत लिखें शुरू में कैपिटल लेटर लिखें, बाद में स्मॉल लेटर लिखें, शुरू में बड़की बाद में छोटकी लेटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में हो गया पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत के होता है। तीसरा नंबर में हो गया आर्गन। आर्गन का संकेत शुरू में बड़की ए बाद में छोटकी आर, शुरू में बड़की लिखना है बाद में छोटकी लेटर लिखना है, ठीक है, ए आर, आर्गन। कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत Ca होता है, ठीक। यदि इसको हम लोग Ca ऐसे लिख देंगे तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा ये, ठीक, इसलिए इस प्रकार से ना लिखें। अगला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है संकेत? O। अगला क्या लिखेंगे? सोडियम, पोटेशियम, आर्गन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होता है संकेत? Mg। कॉपर। कॉपर का क्या होता है? Cu। कॉपर का तार हम लोग उपयोग करते हैं कि नहीं? कॉपर हो गया। सोना। सोना को गोल्ड बोलते हैं, Au। चांदी। चांदी को सिल्वर भी बोला जाता है, चांदी का Ag। पारा। पारा को मरकरी भी कहा जाता है, पारद भी कहा जाता है। पारा का संकेत Hg। जस्ता। जस्ता को जिंक कहते हैं, क्या कहते हैं? जिंक, Zn। Al। नाइट्रोजन।
एन। तो कम से कम आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सोडियम का संकेत Na, पोटेशियम का K, आर्गन का Ar, कैल्शियम का Ca, ऑक्सीजन का O, मैग्नीशियम का Mg, कॉपर का Cu, सोना का Au, चांदी का Ag, पारा का Hg, जस्ता का Zn, एल्यूमिनियम का Al, कार्बन का C, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I, सीसा का Pb, नाइट्रोजन का N। इसमें अधिकतर तो आप लोगों को तुरंत ही याद हो जाएगा क्योंकि वे उसके शुरू के अक्षर का इंग्लिश है। जैसे आर्गन Ar तुरंत याद हो जाएगा, कैल्शियम Ca याद हो जाएगा, ऑक्सीजन O याद हो जाएगा, मैग्नीशियम मो का M, Mg तुरंत याद हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे सोडियम का Na, पोटेशियम का K, ये दोनों याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पारा का Hg याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आयोडीन का I तो सिंपल है, सीसा का Pb याद रखना पड़ेगा। तो 3 से 4 ही ऐसे हैं जिनको याद रखना है। उसके बाद तो 1 से 2 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा, आप इसे नोट कर लें। तो चलिए, तत्व के नाम तो आप लोगों को लगभग याद हो ही गया होगा। अब इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कहा गया कि जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे? जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होकर के एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे एक तत्व लेते हैं हम लोग कार्बन, एक तत्व लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन, एक तत्व कार्बन लेंगे और एक तत्व ऑक्सीजन लेंगे। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। तो कार्बन किस रूप में पाया जाता है? ठोस रूप में। कार्बन किस में पाया जाता है? जैसे कोयला हो गया, कोयला में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन किस रूप में मिलता है? ठोस रूप में। लकड़ी जब जलता है तो लकड़ी जब जलता है तो धुआं में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो लकड़ी क्या हो गया? ठोस हो गया। जब वह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कोई भी पदार्थ जब जलता है तो उनसे कम मात्रा में, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कोयला से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। तो कार्बन ठोस रूप में पाया जाता है और ऑक्सीजन गैस रूप में पाया जाता है। ये ठोस और ये गैस, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का जब मिलन होता है, दोनों जब मिलता है तो एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब यहाँ सवाल आता है कि ऑक्सीजन को O लिखना चाहिए, O2 क्यों लिखा गया है? 2 यहाँ क्यों लगाया गया है? इसीलिए लगाया गया है क्योंकि हमारे प्रकृति में, हमारा वातावरण में ऑक्सीजन 21% है और ऑक्सीजन हमारे वातावरण में O2 के रूप में पाया जाता, अकेला नहीं होता, ठीक है। ऑक्सीजन अकेला नहीं होता, ये O2 के रूप में पाया जाता है। मतलब ऑक्सीजन का 2 अणु आपस में मिले होते हैं, इसीलिए इसे O2 के रूप में लिखा जाता है। चलिए, यहाँ तक ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, O को ऑक्सीजन पढ़ते हैं तो फिर यहाँ O को ऑक्साइड क्यों बोल दिया गया? ये भी बच्चों का मन में प्रश्न होता है। इसीलिए बोला गया क्योंकि ऑक्सीजन जब अकेला रहता है तो उसे ऑक्सीजन कहते हैं। जब O अकेला रहता है तो उसे हम लोग ऑक्सीजन पढ़ेंगे। जब ऑक्सीजन किसी के साथ मिल जाएगा, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु, अधातु है।
ऑक्सीजन जब किसी के साथ मिल जाता है तो उसे हम लोग ऑक्साइड पढ़ते हैं। ऑक्सीजन जब अकेला रहेगा तो उसे हम लोग ऑक्सीजन पढ़ेंगे, जब किसी के साथ मिल जाएगा तो उसे ऑक्साइड पढ़ेंगे। जैसे FeO, Fe को क्या पढ़ते हैं? आयरन। O को, ये आयरन के साथ मिला हुआ है, इस स्थान पे O को क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आयोडीन होता है, आई का मतलब क्या हुआ? आयोडीन। आयोडीन जब किसी के साथ मिल जाएगा ना तो आयोडाइड पढ़ते हैं इसको, आयोडाइड। Cl को क्लोरीन कहते हैं, लेकिन Cl जब किसी के साथ मिल जाता है तो उसे हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। जैसे NaCl, Cl अकेला है तो इसे हम लोग क्लोराइड बोलेंगे, क्लोरीन बोलेंगे। लेकिन जब Cl किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग कर लेगा तो इस Cl को हम लोग क्लोरीन न कह के क्लोराइड बोलेंगे। तो ऑक्साइड, आयोडाइड, क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम में चेंजिंग होता है। इसीलिए आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्सीजन न कह करके कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे? जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक नया तत्व बनाता है उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे H2 का नाम सुना होगा हाइड्रोजन गैस, O2 का नाम सुना होगा ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ 2 क्यों लिखा हुआ रहता है अभी आप लोगों को समझाए बार बार, इसमें सोचने वाली बात नहीं है और बताने वाली बात भी नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करता है, आपस में मिलता है तो H2O बना लेता है। H2O जल का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? जल का। अब यहाँ हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों जब आपस में संयोग करते हैं तो H2O जल का निर्माण करता है। मतलब दो गैस मिलकर के द्रव अवस्था में एक तत्व पेय पदार्थ हम लोगों को दिया जो द्रव अवस्था में है, तो ये नया पदार्थ बना कि नहीं? तो आपस में जब भी नया पदार्थ कोई तत्व मिलकर के नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो जितनी भी सारी अभिक्रियाएं होती है जिनमें नया तत्व बनता है उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन संयोग कैसे करता है इसको हम लोग समझते हैं। H2O2 कैसे मिल जाता है? हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन, जैसे किसी पात्र में हाइड्रोजन गैस है, इस तरह का एक पात्र है ऊपर से ढका हुआ है, इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है और हमारे वातावरण में तो ऑक्सीजन है ही। जब भी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से, हमारे वातावरण में क्या है? O2 ऑक्सीजन, बहुत सारा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन गैस जब भी ऑक्सीजन से संपर्क में आता है, ऑक्सीजन का संपर्क में आता है तो धीरे धीरे ये द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पानी की बूंद धीरे धीरे टपकने लगता है और ये द्रव की अवस्था में बन जाता है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो द्रव की अवस्था में पानी बना लेता है। ठीक उसी प्रकार कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो CO2 गैस बनाता है। यानी कार्बन जैसे कोयला है, यह एक कोयला है, कार्बन है, C कोयला। अब हमारे आसपास में ऑक्सीजन है, बहुत सारा ऑक्सीजन है। अब सवाल आता है कि कार्बन और ऑक्सीजन इसी प्रकार से संयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? नहीं। तब कैसे बनाएगा? जब इस कोयले को हम लोग गर्म करेंगे या इसमें आग लगाएंगे
जब इस कोयले को जलाएंगे तो जैसे ही ये जलना शुरू होगा, इनके आसपास, जैसे कोयला अभी यहाँ पे मान लिया जाए कि ये वाला कोयला है, अब इसे हम लोग जलाएंगे तो इसके आसपास वायु है, वातावरण में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के अणु जैसे ही जलना शुरू होगा, ऑक्सीजन के अणु इनकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी पदार्थ नहीं जलता है। तो जैसे ही जलना शुरू होगा, ऑक्सीजन इनकी ओर आकर्षित होगा कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से वातावरण से जैसे ही ये जलना शुरू होता है, कोई भी कार्बन, कोयला, तो इनकी ओर ये O2 गैस अपने आप आकर्षित होने लगता है। और जैसे ही ये इनके साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, CO2। ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया C के साथ, तो CO2 बना लिया। इसी प्रकार से एक दूसरे से अभिक्रिया करता है। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप लोग इसे नोट कर लें। अगला हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है। अभी हम लोग तत्व के बारे में जाने। जैसे एक तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम लोग क्या लिख सकते हैं संकेत के रूप में, Mg। Mg का मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, MgO का निर्माण करता है। अभी ये संतुलित नहीं है। संतुलित करना क्यों जरूरी है, संतुलित समीकरण क्या होते हैं, इनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे 2 बिठा दे रहे हैं और यहाँ भी 2 बिठा दे रहे हैं। मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब ये संतुलित है। फिलहाल आप ये समझिए कि Mg प्लस O2 मिल करके MgO का निर्माण किया। अब रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसी को यदि हम रासायनिक, अभी जो लिखे ये वाला, ये रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे, मतलब जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक का मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, एवं सूत्रों के माध्यम से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जब भी किसी भी समीकरण को प्रतीक से हम लोग इस प्रकार चिन्ह से दर्शाते हैं, Mg प्लस O2 MgO, तो ये बहुत शॉर्ट, छोटा देखने में लगता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में, छोटा फॉर्म में लिखने के लिए रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी को यदि रासायनिक समीकरण के रूप में नहीं लिखते तो कैसे लिखते, ऐसे लिखते कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, ऑक्साइड का निर्माण करती है या करता है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में, छोटा रूप में, इसका मीनिंग भी तो यही है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में, छोटा फॉर्म में लिखने के लिए सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसी सूत्र के माध्यम से किसी समीकरण को दिखाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका मीनिंग भी यही हुआ, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। मतलब सीधा सीधी कहने का है कि इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसका मतलब रासायनिक समीकरण होता है। इसीलिए इसका डेफिनेशन लिखा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं। जब दो आपस में पदार्थ मिल रहे हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं। रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या था कि जब दो नया पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए हम लोग इनकी शुरुआत इस प्रकार से करेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से जब भी दर्शाया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसमें देखते हैं
इस तीर का बायां साइड यानी LHS इसको बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तीर का इधर दाहिना साइड, इसको हम लोग RHS बोल सकते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर जितने भी तत्व हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और दाहिना ओर जितना भी तत्व है, दाहिना ओर जो भी बना है, उत्पाद जो बना है, उसे जो भी चीज बना है, नया पदार्थ, उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। सीधा सीधी मीनिंग हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि अभिकारक क्या है, अभिकारक क्या है, इसका डेफिनेशन सीधा सीधी लिखना है। अभिकारक ये दोनों तत्व मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये किस में भाग लिए हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं। तो अभिकारक में लिखना है जब कोई तत्व या वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाता है। अभिकारक कहलाता है। यदि आप लोगों को इनमें से छांट के लिखने बोले कि अभिकारक कौन कौन सा है इस सूत्र में, इस रासायनिक समीकरण में, तो पहला तत्व हो गया मैग्नीशियम जिसको Mg बोला गया, और दूसरा तत्व ऑक्सीजन जिसको O बोला गया। ये दोनों तत्व इनमें अभिकारक है। यदि ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि इस रासायनिक समीकरण में छांट कर लिखें कि अभिकारक कौन कौन सा है, तो अभिकारक किसको बोलते हैं? बायां साइड वाले को, तीर का जो चिन्ह है इसका बायां साइड वाला में जितना भी तत्व है इनको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। तो इधर क्या क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? अभिकारक। अगला यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि उत्पाद क्या है, तो बोलना है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो भी नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा। अब यदि इसी में बोल दिया जाए कि उत्पाद छांट के लिखें, ये जो रासायनिक समीकरण है इसमें उत्पाद क्या है, तो उत्पाद यानी नया पदार्थ क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ लिख देंगे MgO नया पदार्थ बना है, उत्पाद इसका MgO है। अभिकारक पूछे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, उत्पाद पूछे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अभी तुरंत बताए कि जब ऑक्सीजन अकेला रहता है इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, जब किसी तत्व के साथ मिला हुआ रहता है तो इसको ऑक्साइड पढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। ठीक, तो अब आप लोगों को रासायनिक समीकरण भी समझ में आ गया होगा, अभिकारक भी समझ में आ गया होगा, उत्पाद भी समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे नोट कर लें।